नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा, जहां हर सवेरा लेकर आता है एक नए और ऊर्जा भरे दिन की शुरुआत। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना नैयर। सुप्रभात शहला। सफलता कभी पक्की नहीं होती और असफलता भी अंतिम नहीं होती है, इसलिए अपनी कोशिश तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत इतिहास न बन जाए। ये विचार थे भारत के महान समाज सुधारक, न्यायविद और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनकी आज 136वीं जयंती है। तो नया सवेरा में अगले 1 घंटे देश और दुनिया के मुख्य घटनाक्रमों पर हम नजर डालेंगे। आज का दिन बिहार के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज पर्दा हट जाएगा कि बिहार के नया मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके साथ खबरें होने वाली आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हुई आर्थिक विकास की भी झलक आपको दिखाएंगे। खेल जगत में क्या कुछ हिट है और सेहत आपकी कैसे रह सकती है फिट। चलिए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं प्रमुख सुर्खियों के साथ। संविधान निर्माता बाबा साहेब की जयंती पर देश का नमन। पीएम ने कहा, राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब के प्रयास प्रेरणादायक। संसद भवन परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन। अब सिर्फ 2.5 घंटे में तय होगी दिल्ली से देहरादून की दूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। वाइल्ड लाइफ के साथ बेहतरीन संतुलन की मिसाल है ये प्रोजेक्ट। नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक आज। सीएम पद से देंगे इस्तीफा। आज ही सामने आ सकता है नए सीएम का नाम। फूलों और रोशनी से नहाया बीजेपी का दफ्तर। तमिलनाडु में बीजेपी जारी करेगी चुनावी घोषणा पत्र, तो वहीं बंगाल में अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां। पहली बार प्रचार में उतरेंगे राहुल गांधी। ममता समेत ओवैसी ने भी झोंकी पूरी ताकत। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ईरान तनाव के बीच आज एलपीजी लेकर भारत पहुंचेगा जग विक्रम। ट्रंप ने फिर कहा, ईरान को कभी नहीं मिलेगा परमाणु हथियार। ईरान ने सख्त किए तेवर। और आईपीएल में आज चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में होगा चेन्नई और कोलकाता का मुकाबला। धोनी का आज भी खेलना मुश्किल। केकेआर को पहली जीत की तलाश। चलिए शुरुआत करते हैं, खबरों को विस्तार से जानते हैं। आज पूरा देश भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी किया है, आइए देखते हैं। आज देश के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। आज बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती है। बाबा साहब आम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संकल्प का दूसरा नाम थे। बाबा साहब आम्बेडकर जीवन जीते नहीं थे, वो जीवन को संघर्ष में जोड़ देते थे, जोत देते थे। बाबा साहब आम्बेडकर अपने मान सम्मान मर्यादाओं के लिए नहीं, लेकिन समाज की बुराइयों के खिलाफ जंग खेल करके आखिरी छोर पर बैठा हुआ दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनको बराबरी मिले, उनको सम्मान मिले, इसके लिए अपमानित होकर के भी अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। 2014 के बाद बाबा साहब आम्बेडकर की प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। हिंदू मिल के साथ साथ बाबा साहब आम्बेडकर की महू की जन्मभूमि हो, बाबा साहब आम्बेडकर जी की लंदन की शिक्षा भूमि हो, दिल्ली में उनकी महापरिनिर्वाण स्थली हो, या फिर नागपुर की दीक्षा भूमि हो, हमने सभी का विकास किया, इनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। बाबा साहब आम्बेडकर के कदमों पर चलते हुए देश तेजी से गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित सभी के जीवन में
बदलाव ला रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। 213 किलोमीटर लंबा और 6 लेन का ये कॉरिडोर 12,000 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। कॉरिडोर दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड से गुजरता है। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा में लगने वाला समय 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे रह जाएगा। रफ्तार ऐसी होगी कि दूरी से आपको डर नहीं लगेगा। तो प्रोजेक्ट की क्या कुछ हाइलाइट्स हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। प्रोजेक्ट के हाइलाइट्स बताएं तो 6 घंटे का सफर अब 2.5 घंटे में तय होने वाला है। दिल्ली से देहरादून का सफर सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में, यानी कि जो समय बहुत ज्यादा लगा करता था एक समय तक, इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से ये रफ्तार ऐसी कि दूरी से अब आपको डर नहीं लगेगा और ट्रैफिक जाम में जो आपको फंसना पड़ता था वो भी कहीं ना कहीं कम हो गया है। तो हाई स्पीड कनेक्टिविटी, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट हाईवे सिस्टम, स्पीड का सुपर पावर, 213 किलोमीटर मेगा कॉरिडोर, ये आपकी जो दूरी है उसको कहीं ना कहीं बहुत कम कर देगा। सबसे खास बात, इस प्रोजेक्ट में वाइल्ड लाइफ के साथ संतुलन जबरदस्त देखने को मिलेगा। 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एशिया के सबसे लंबे कॉरिडोर में शामिल। कॉरिडोर में 8 पशु मार्ग हैं और 200 मीटर लंबे 2 हाथी अंडरपास भी हैं। तो एशिया के सबसे लंबे कॉरिडोर में ये शामिल है। दात काली मंदिर के पास 370 मीटर लंबी सुरंग भी है। कॉरिडोर में 8 पशु मार्ग बनाए गए हैं ताकि मानव और जो पशुओं का जो आपस में टकराव होता था उससे कहीं ना कहीं बड़ा बचाव होता हुआ नजर आएगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून जाएंगे, जहां ये जो ग्रीनफील्ड वे एक्सप्रेसवे है, जहां दिल्ली से देहरादून के बीच जो दूरी है वो कम हो जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ के साथ संतुलन, यहाँ विकास के साथ संतुलन साफ तौर पर नजर आएगा। 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जिसको एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर माना जा रहा है, जो आज राष्ट्र को समर्पित कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ा लंबा इंतजार लग रहा था कि कब दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी, तो आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल, देहरादून में दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने इसे जनता के लिए एक बड़ी सौगात बताया है। तो वहीं देहरादून में दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर उत्तराखंड के सीएम और स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। यहाँ के स्थानीय लोगों को, व्यापारियों को, हमारे उद्योग समूह के लोगों को, किसानों को और नागरिकों को होने वाला है। वहीं जो हमारे राज्य के अंदर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, उन पर्यटकों को भी, अन्य कार्यों के लिए जो लोग आते हैं हरिद्वार, देहरादून, आसपास के क्षेत्रों में, ऋषिकेश, मसूरी, उन सभी को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम 7 घंटे में, 6 घंटे में हम अपना सफ़र तय करते थे, अब वो हमारे लिए मिनिमम 2.5 घंटे का सफ़र हो गया है। तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। फ़ायदा ही होने जा रहा है, क्योंकि आज का जैसे हम लोग पहले इतना टाइम लगता था, एक दिन पूरा ख़राब होता था, अब तो 2-2.5 घंटे में हम लोग दिल्ली जा सकते हैं, वो सेम डे वापस भी आ सकते हैं। और बाकी उन्होंने गरीबों के लिए इतनी सुविधाएं करी हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए हम विशेष उनकी दीर्घायु के लिए, आरोग्यता के लिए माँ जगतजननी जगदम्बे भवानी, त्रिशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि उनका जीवन दीर्घायु हो, आरोग्यवान हो, और जिस तरह से आज उन्होंने भारतवर्ष को बहुत ऊंचाई तक ले गए, इसी प्रकार से वो ऊंचाई तक भारतवर्ष को पहुँचाए। और इस समय दिल्ली और देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गिरीश निशाना जुड़ रहे हैं दिल्ली से, वहीं दीपक रावत जुड़ रहे हैं देहरादून से। सीधा रुक करते हैं गिरीश का से सबसे पहला सवाल पूछते हैं। गिरीश, दिल्ली वालों के लिए तो आज बड़ा दिन है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही छुट्टियां आने वाली होती हैं तो मन करता है कि हिल स्टेशन भागे, और सबसे पास देहरादून होता है, लेकिन जो दूरी थी करीब करीब 6 से 7 घंटे लग जाते थे। 2.5 घंटे, यहाँ तो दिल्ली में सफर करने में ट्रैफिक में 2.5 घंटे लग जाते हैं, यहाँ आप देहरादून पहुंच जाएंगे।
जी बिल्कुल भावना, आपने ठीक कहा क्योंकि देखिए जब भी छुट्टियां पड़ती हैं तो ज़्यादातर दिल्ली वासी ज़्यादातर देहरादून की तरफ रुख करते हैं, उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं। पहले जहां 6 से 7 घंटे लोगों को पहुंचने में लग जाते थे, तो अब केवल 2.5 घंटे में, महज 2.5 घंटे के अंदर दिल्ली से सहारनपुर होते हुए देहरादून पहुंचा जा सकता है। मेरे कैमरा सहयोगी राजेंद्र जोशी से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं। यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये वही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है जो यहाँ से सीधा 210 किलोमीटर चलकर देहरादून पहुंचता है, और इससे 3 किलोमीटर पहले अक्षरधाम है, यानी कि 213 किलोमीटर का ये पूरा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है। और इसके चालू होने से लोग काफ़ी उत्साहित हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर आप बताइए कितना फ़ायदेमंद होगा अब ये देहरादून? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और नितिन गडकरी जी का, जो जमुना पार के लिए क्या पूरे देश के लिए, खासकर पूर्वी दिल्ली हो कोई भी हो, उनके लिए इतना बड़ा एक्सप्रेस हाईवे निकालना 210 किलोमीटर, जो लोगों 6-6, 7-7 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे 2.5 घंटे में आप देहरादून पहुंच जाएंगे। कितनी पेट्रोल की बचत, कितनी जाम से बचत, कितना टाइम बचेगा आपको। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद सभी देशवासियों की ओर से, इतना तकड़ा एक्सप्रेस हाईवे निकालने पर। आज ये कनेक्टिविटी दिल्ली, हरियाणा और देहरादून होते हुए कई जगह निकलती जाएगी। कितने बड़ी सौगात मिली है जमुना पार के वासियों को। देश के प्रधानमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के अध्यक्ष और नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़। तो भावना, आपने देखा किस तरह से लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली से देहरादून अब महज 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, न केवल ये देहरादून के लिए फ़ायदेमंद है, जो दिल्ली के अंदर लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो रहते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली में, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि खजूरी के आसपास का अगर रास्ता देखा जाए तो वहाँ बहुत ट्रैफिक जाम लगता था लोगों को। लेकिन अब महज कुछ चंद मिनटों के अंदर ही वो यहाँ गांधीनगर से सड़क पर चढ़ते हैं और महज 3 से 4 मिनट के अंदर खजूरी उतर जाते हैं। तो ट्रैफिक की जाम से जो समस्या थी उससे उनको निजात मिलने वाली है। तो आज का दिन बहुत अहम है पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए, और दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के लोगों के लिए भी। बिल्कुल, दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड सभी के लोगों के लिए ये जो है आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दीपक रावत हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। दीपक, जहां 6 घंटे का सफर 2.5 घंटे में होगा, ये जो समय है वो बचेगा, साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, कहीं ना कहीं रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। और जब बात होती है कि हम विकास कर रहे हैं तो विकास के साथ साथ कई बार प्रकृति अनदेखी हो जाती है, लेकिन इसका भी खास ख्याल रखा गया है। जिस प्रकार से प्रकृति का भी संरक्षण हो रहा है, वाइल्ड लाइफ के कैसे बचाव के लिए स्पेशल तरह से उनके लिए इंतजाम किए गए हैं। जी देखिए, 6 घंटे तो हम इस तरीके से कह रहे हैं कि अगर हमें कहीं पर कोई व्यवधान न मिले तो 6 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून का सोच पाते थे, क्योंकि मैं इसी राज्य से आता हूं। लेकिन मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो ऐसा भी होता था कि कई बार पूरा का पूरा दिन लग जाता था आपको देहरादून से दिल्ली पहुंचने में। और इसकी मांग आज से नहीं उठ रही थी, इसकी मांग तब से थी जब उत्तराखंड अलग राज्य बना था। तभी से माना जाता था कि राज्य की राजधानी, देश की राजधानी से जुड़ सके, ऐसी एक सड़क हो जहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सके। और ये सपना अब साकार हो पा रहा है यहाँ के लोगों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए उन्होंने नई नई परियोजनाएं चलाई हैं। एक बात याद होगी आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत शुरुआत में यहाँ पर कहा था, जब यहाँ पर भाजपा की सरकार बनी थी, कि ये एक मान्यता है, एक लोग ने एक धारणा बना दी है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती। लेकिन आज जो पूरी की पूरी धारणा यहाँ की सरकार ने बदल दी है, केंद्र सरकार ने बदल दी है। अब आप समझिए कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से कितना फायदा होने जा रहा है। एक, पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पर आसपास का पूरा जो क्षेत्र है, मसूरी, देहरादून और चक्राता और आगे का जो क्षेत्र है, वहाँ पर पर्यटन तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको इसीलिए नाम दिया गया है कि व्यापार भी बढ़ेगा। यहाँ का तो जो व्यापार है वो दिल्ली से व्यापार जुड़ पाएगा, रोजगार बढ़ेगा। रोजगार जो कि यहाँ हमेशा पलायन की जो शिकायत रही है उत्तराखंड में पहले के सालों में, वो पलायन भी कम होगा, क्योंकि अगर रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो फिर पलायन भी कम होगा। तो बहुत बड़ी बात जो है वो यहाँ पर ये बड़ी सौगात जो है मिलने जा रही है। और जहाँ तक इसकी खासियत की बात है तो आप समझिए कि 2 से 2.5 घंटे में अगर आप 213 किलोमीटर की दूरी पार कर पा रहे हैं तो लोगों के लिए कितना आसान होने जा रहा है। जहां तक वन्य जीव कॉरिडोर बनाया गया है, ये भी एक अद्भुत कॉरिडोर है। अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत सुंदर बनाया गया है। वन्य जीवों का बेहद का ध्यान रखा गया है।
एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर ये माना जा रहा है। और आप सोचिए कि बड़े बड़े पशु, चाहे वो हाथी हो, उनके लिए अलग से बनाया गया है। बिल्कुल, विकास के साथ जो पर्यावरण संतुलन उनको किसी का प्रकार भी ध्यान रखा है सरकार ने। ऐसे में दीपक की ना सिर्फ देहरादून की दूरी कम होगी, इससे जो दूसरे एक्सप्रेस वे हैं उनको भी बड़ा फायदा यहाँ मिलने वाला है। तो यातायात के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से और विकास के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को माना जा रहा है। तमाम जानकारियों के साथ गिरीश और दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए नया सवेरा। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सोचिए, वो तारा जो रात को टिमटिमाता है, जिसका प्रकाश निकला था लाखों साल पहले। क्या आप जानते हैं आपके सेल में छुपा है एक जीनियस कोड, डीएनए। क्या कभी सोचा है कि आपका दिल धड़कता है कैसे? विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, यह है आपके आसपास। जानिए वो कैसे जो हर क्या के पीछे छुपा है। आपकी साइंटिफिक सोच को देगा एक नया स्पार्क जो खोलेगा एक नई दुनिया का दरवाजा। वो है साइंस स्पार्क। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और बिहार के लिए आज का दिन बहुत खास होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बिहार को ना सिर्फ नया सीएम के नाम का पता चलने वाला है, बल्कि यह भी तय हो जाएगा कि क्या बीजेपी बिहार में सत्ता के लिहाज से पहली बार राज करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना पहुंच रहे हैं और इसके अलावा बीजेपी विधायक दल की बैठक के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर शिवराज सिंह चौहान पटना में होंगे। और क्या कुछ होने वाला है पटना में? मुख्यमंत्री नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक, सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। तो आज का दिन कहीं तो लिहाज से, कयासबाजी के लिहाज से बड़ा खास रहने वाला है। बहुत कुछ हलचल रहने वाली है, क्योंकि पटना में आज जो हलचल ये है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और बीजेपी के विधायक चुनेंगे अपना नेता। केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में ये बैठक होने वाली है, जिसके बाद पर्दा हट जाएगा कि बिहार में नया सीएम कौन होगा। तो दोपहर 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और एनडीए की बैठक में चुना जाएगा मुख्यमंत्री का नाम। जी हां, आज सीएम का नाम सामने आ जाएगा, सीएम के नाम से पर्दा हट जाएगा। तो 4 बजे तक का इंतजार। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। एनडीए की सरकार फिर से दोबारा बनने वाली है और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान ऑब्जर्वर शामिल होंगे और क्या क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है और हमारे विधानमंडल दल के नए नेता का यह निर्वाचन होगा। केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। तत्पश्चात 4 बजे बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की भी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। एनडीए की सरकार बिहार में थी और एनडीए की सरकार रहने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि आज 4 बजे जब बिहार में नए सीएम का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद शपथ ग्रहण की तैयारियां भी जोरों शोरों से इस समय इधर चल रही है। पटना में बीजेपी दफ्तर को सजाया जा रहा है, दूधिया रोशनी में नहाया हुआ है इस समय, और इस मौके पर राजेश राज ने पटना बीजेपी दफ्तर का जायजा लिया है और भाजपा कार्यकर्ताओं से विशेष बातचीत भी की है।
बीजेपी की मुख्यमंत्री होगा, लेकिन सरकार गठबंधन का ही रहेगा, एनडीए का ही रहेगा और एनडीए के ही नेतृत्व में जो है बिहार विकास करेगा और बिहार को और आगे बढ़ाने में एनडीए का ही सहयोग रहेगा। ये बहुत खुशी की बात है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सीएम बिहार में बनने जा रहा है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी का मिशन था, वो मिशन बिहार और तेजी से पूरा करेगा और बिहार विकसित होगा। मैं नीतीश कुमार जी को बधाई दूंगा कि संघर्ष का फल भारतीय जनता पार्टी को एक चीफ मिनिस्टर के रूप में दे रहा है। इसका सारा श्रेय हम नीतीश कुमार जी को भी देना चाहेंगे, चूंकि त्याग और तपस्या बिहार के लिए जो बलिदान दिया और इतनी बड़ी उपलब्धि करके बिहार को आगे बढ़ाया, और वो नहीं चाहते कि बिहार मेरा पीछे जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुख्यमंत्री आज बनने जा रहे हैं, उनका बहुत बड़ा श्रेय है। भारतीय जनता पार्टी में इतनी खुशी है, इससे ज्यादा क्या होगा। और राजेश राज पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, सुप्रभात। देखिए, बिहार के राजनीतिक हलकों में इस समय बस एक ही सवाल दौड़ रहा है कि आखिर कौन होगा सीएम का चेहरा। तो सत्ता परिवर्तन का दौर है, क्या बिहार में कमल खिलेगा? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता थी कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। वह दिन बिहार में लगता है कि अब दिखाई पड़ने लगा है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देने को तैयार है। और आज 11 बजे नीतीश कुमार के कैबिनेट की आखिरी बैठक होनी है और उस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि राज्य में नई सरकार के गठन के लिए मार्ग जो है प्रशस्त हो जाएगा। और निश्चित तौर पर 3 बजे भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर है, जहां पर मैं अभी मौजूद हूं वीरचंद पटेल पथ पर, यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में जो ऑब्जर्वर हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता का चयन किया जाएगा। और उसके ठीक बाद 4 बजे जो विधानसभा का सेंट्रल हॉल है, नया सेंट्रल हॉल बना है, उस सेंट्रल हॉल में एनडीए विधायक दल जो है उसकी बैठक होगी और उसमें जो नेता चुने जाएंगे वो कहीं ना कहीं राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम शुमार होगा। नाम बहुत सारे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी पसंद का मुख्यमंत्री चुनने जा रही है और बिहार में ये पहला मौका होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री दे पाती है तो निश्चित तौर पर बिहार में पहला मौका होगा जब बीजेपी का कोई सीएम जो है वो निर्वाचित होकर राज्य की कमान संभालेगा। बिल्कुल राजेश, इसके साथ ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर पास्ट रिकॉर्ड को देखें तो एक सरप्राइज एलिमेंट भी कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। कयास लगाए जा रहे क्या कोई सरप्राइज एलिमेंट होगा या फिर जिन चर्चित चेहरों का नाम चल रहा है उन्हीं में से कोई एक चर्चित चेहरा होगा। इसके साथ एक और बड़ा सवाल यह है कि एक तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इसको लेकर जनता बहुत उत्साहित है। इसके साथ उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी कौन होगा, इसको लेकर भी बड़े कयास लगाए जा रहे कि 2 उप मुख्यमंत्री होंगे कि 1 उप मुख्यमंत्री होगा। देखिए, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उप मुख्यमंत्री के लिए जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत कुमार, उनका नाम प्रस्तावित है। हालांकि कल तक जो मान मनोवल का दौर चल रहा था, निशांत कुमार ये कह रहे थे कि मैं राज्य भर का दौरा करूंगा, अभी सीखूंगा, संगठन का काम देखूंगा और उप मुख्यमंत्री बनने को वो तैयार दिखाई नहीं पड़ रहे थे। लेकिन जो खबरें मिल रही हैं कि निशांत कुमार को जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने उनको मना लिया है, उन्होंने उनको कहीं ना कहीं समझाने बुझाने की कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो भारतीय जनता पार्टी के 2 चीफ मिनिस्टर हैं। जब बीजेपी का सीएम होगा तो जेडीयू की तरफ से भी 2 सीएम डिप्टी सीएम बनाने की कवायद हो सकती है, क्योंकि सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए एक पिछड़े वर्ग से और एक अग्रणी वर्ग से 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष अति पिछड़े वर्ग से आते हैं और निश्चित तौर पर प्रेम कुमार जो है सीनियर लीडर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखते हुए बीजेपी संतुलन साधने की कोशिश करेंगी कि अगड़े पिछड़े और जो दलित समुदाय के लोग हैं सबको एकोमोडेट करते हुए राज्य में एक जो सुशासन बाबू की सरकार रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली, उस सरकार के जो कामकाज है उसको आगे बढ़ाने वाला मुख्यमंत्री तैयार किया जाए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, संजीव चौरसिया, तमाम जो नाम हैं वो हवा में तैर रहे हैं। लेकिन जो खबरें मिल रही हैं
उसके मुताबिक यही कहा जा सकता है कि जो राज्य के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उन पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी तब हो जाएगा जब 3 बजे यही भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर शिवराज सिंह चौहान ऑब्जर्वर की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और जो बीजेपी विधायक दल का बैठक में नेता चुना जाएगा वही एनडीए विधानमंडल दल का नेता भी होगा, ऐसा कयास लगा जा रहा है। और बीजेपी दफ्तर का नजारा आप देख सकते हैं कि बीजेपी दफ्तर का जो ये गेट है और भीतर भी इसको बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है, दूधिया रोशनी में नहलाया गया है। बिल्कुल राजेश, और क्योंकि कहा जा रहा है ये भी कि एक नया अध्याय भी यहाँ से बिहार का जुड़ेगा। 20 साल नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने अपना काम किया है, विकास किया और आगे बढ़ा है, लेकिन ये नई ताजपोशी जो होगी वो बिहार के विकास में एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर भी खोलेगी। तमाम जानकारियों के साथ राजेश और ये तस्वीरों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में आज बहुत हलचल रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा चेन्नई में इसे लॉन्च करेंगे। राज्य में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन का मुकाबला डीएमके कांग्रेस गठबंधन से है। बीजेपी 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कमल का चुनाव चिन्ह कुल 35 सीटों पर दिखाई दे रहा है। संकल्प पत्र से पहले बीजेपी ने सुझाव अभियान चलाकर जनता, युवाओं और उद्योग जगत से फीडबैक लिया। बीजेपी ने जिलों में जनसंवाद और बैठकों के जरिए स्थानीय मुद्दों को समझा, जिसके आधार पर मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। बीजेपी का कहना है कि यह घोषणा पत्र विकास, रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर फोकस करेगा और तमिलनाडु के लिए एक ठोस रोड मैप पेश करेगा। और पश्चिम बंगाल में आज एक बार फिर अमित शाह की धुआंधार रैलियां होने वाली हैं। अमित शाह आज उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर समेत पूरे मालदा को कवर करेंगे। यहां कालियागंज, रायगंज, गंगारामपुर, मानकिचक, गाजोल में जनसभा करेंगे, तो वहीं यहां पहली बार चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी उतरने वाले हैं। राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में 3 रैलियां करेंगे। उनके चुनावी दौरे की शुरुआत रायगंज से होगी, जिसके बाद वे मालदा पहुंचेंगे और मुर्शिदाबाद में भी रैली करेंगे। मालदा की मालतीपुर सीट पर इस बार त्रिकोणीय और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस की मौसम नूर का सामना बीजेपी के आशीष दास से और टीएमसी के अब्दुल रहीम बॉक्सी से होने जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी टीएमसी के लिए घर घर संपर्क अभियान में जुट गए हैं। स्थानीय बैठकों के जरिए ये दोनों ही नेता मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी भी ताल ठोक रहे हैं और मुसलमान वोटर को अपने पाले में करने की जुगत में है। तो टीएमसी भी इस समय पूरी ताकत के साथ मैदान में है। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि 2 चरणों में चुनाव होना है। 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे, लेकिन इस समय असदुद्दीन ओवैसी की भी नज़र मुसलमान वोटर बैंक पर है। यानी इस समय कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है कि किस तरीके से जनता को अपने पक्ष में किया जाए। इसलिए दोनों तरफ से राजनीतिक पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही जनता को अपने वादों से लुभाने के लिए। और हर मंगलवार को नया सवेरा में हम आपको बताते हैं कि साइबर क्राइम से आप कैसे बचें। तो आज आपको बताएंगे एलईडी बल्ब में छिपे स्पाई कैमरे के बारे में और उससे बचने के उपाय। सस्ते एलईडी बल्ब में ये लगा देते हैं स्पाई कैमरा, जो रिमोट कंट्रोल्ड होता है। ये माइक्रो कैमरे दिखने में तो सामान्य बल्ब जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर लगे छोटे लेंस से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और फुटेज सीधे मोबाइल या क्लाउड पर भेज सकते हैं। कुछ कैमरे मोशन डिटेक्शन से चलते हैं, यानी हरकत दिखते ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। पहचान करने के लिए कमरे की लाइट बंद करके टॉर्च की रोशनी बल्ब पर डालें। कैमरे का लेंस हल्की चमक दे, समझ जाए कैमरा लगा है। वैसे हिडन कैमरा डिटेक्टर जैसे ऐप से भी आप जांच कर सकते हैं। यह आपको बता दें कि बिना अनुमति किसी की भी रिकॉर्डिंग करना गोपनीयता का, निजता का उल्लंघन और कानूनी अपराध है।
मनी मंत्र में आज पर्सनल लोन की बात कर लेते हैं। क्या होता है पर्सनल लोन? आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं पर्सनल लोन के बारे में। तो आज के मनी मंत्र में हम आपको पर्सनल लोन के बारे में बता रहे हैं कि बिना गारंटी के कैसे मिल सकता है आपको लोन, और जिसमें कोई संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, इसका उपयोग किसी भी काम में आप कर सकते हैं। इस लोन का उपयोग जैसे कि आप शादी के लिए लोन ले सकते हैं, मेडिकल, ट्रैवल या फिर अन्य ज़रूरतों के लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसमें हर महीने तय रकम यानी कि फिक्स्ड EMI आपको चुकानी पड़ती है। अनसिक्योर्ड होने के कारण पर्सनल लोन में ब्याज दर होती है और अधिक इसमें ब्याज दर होती है। इसके लिए अच्छा क्रेडिट स्कोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हर महीने EMI इसके लिए चुकानी पड़ती है, ब्याज दर ज़्यादा होती है। इसके लिए आपको अपना सिबिल स्कोर अच्छा रखना चाहिए। सिबिल स्कोर होने पर ही लोन आसानी से मिल सकता है। और सिबिल स्कोर हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि अगर आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो क्रेडिट कार्ड का जो निपटान है, यानी कि जो भी आपकी पेंडिंग फी है वो आप समय से दे दें तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा रह सकता है। ऐसे में सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो पर्सनल लोन भी आपको मिलेगा और इसका प्रोसेस तेज होता है, जिस वजह से यह औसतन जल्दी मिल जाता है। लोन चुकाने के लिए आमतौर पर 1 से 5 साल तक का समय मिलता है। तो पर्सनल लोन के बारे में हमने आपको बताया। मनी मंत्र में आज मंत्र यही है कि कैसे आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। जात पात और छुआछूत का भेद मिटाने वाले, पीड़ित मानवता का सर ऊंचा उठवाने वाले, प्रकाश शिक्षा का सब में पहले ये मंत्र बताया। मानव को सच्चा मानव तुमने बनना सिखलाया, तुमने बनना सिखलाया, तुमने बनना सिखलाया। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। दीन दुखी दलितों के पालनहारे बाबा साहेब, विलक्षण बुद्धि प्रतिभा अद्भुत वाले बाबा साहेब। दीन दुखी दलितों के पालनहारे बाबा साहेब, विलक्षण बुद्धि प्रतिभा अद्भुत वाले बाबा साहेब। डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, 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 डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। मानव और दलितों धारक क्रांति पुरुष कहलाए बाबा साहेब, बाबा साहेब। विश्व मानव और दलितों धारक क्रांति पुरुष कहलाए बाबा साहेब, बाबा साहेब। हमें लड़ना सिखाया, मान और सम्मान से हमें रहना सिखाया, हमें रहना सिखाया। विश्व मानव और दलितों धारक क्रांति पुरुष कहलाए बाबा साहेब, बाबा साहेब। शिक्षा से ही प्रगति का पथ सबको तुमने बतलाया, सबको तुमने बतलाया। दीन दुखी और नारी को भी एक जैसा अधिकार
ज्ञानी ज्योति तुम बन जाए, ऊंची शिक्षा से तुम संविधान को रच पाए, संविधान को रच पाए, दलितों के मसीहा बनकर तुमने, दलितों के मसीहा बनकर तुमने नया समाज को जन्म दिया, नया समाज को जन्म दिया, नया समाज को जन्म दिया। विश्व मानव और दलितोद्धार क्रांति पुरुष कहलाए, बाबा साहेब, बाबा साहेब। शरण में शांति मंडले, अजर अमर तुम कहलाए, अजर अमर तुम कहलाए, जनमानस में समझ गए, जनमानस में तुम समा गए, हम भारतीय बाबा साहेब का, हम भारतीय बाबा साहेब का हर सपना अब पूरा करें, हर सपना अब पूरा करें, हर सपना अब पूरा करें। विश्व मानव और दलितोद्धार क्रांति पुरुष कहलाए, बाबा साहेब, बाबा साहेब। विश्व मानव और दलितोद्धार क्रांति पुरुष कहलाए, बाबा साहेब, बाबा साहेब। ज्ञान को ज्ञान के बल से हमें लड़ना सिखाया, लड़ना सिखाया, मान और सम्मान से हमें रहना सिखाया, हमें रहना सिखाया। विश्व मानव और दलितोद्धार क्रांति पुरुष कहलाए, बाबा साहेब, 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 बाबा साहेब। सबको तुमने बतलाया, सबको तुमने बतलाया, दीन दुखी और नारी को भी एक जैसा अधिकार दिलाया, एक जैसा अधिकार दिलाया। जय भीम भीम का नारा लेकर। तो ये सीधा प्रसारण संसद भवन परिसर से आप देख रहे थे, जहां पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। तो संसद भवन के प्रेरणा स्थल से ये सीधा प्रसारण। आज आपको बता दें कि भारत रत्न संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती है, जहां संसद भवन के प्रेरणा स्थल पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित किए। इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मोहल्ले हाजी खुशियों दी तुम्हें बाजी हर स्वाद दिले चटकारे
दी लख लख बधाइयां। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है। नया सवेरा देख रहे हैं आप, और नया सवेरा में अब बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर किस प्रकार से तस्वीर अब साफ होती हुई नजर आ रही है। प्रख्यात जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और शोध संगठन अनुवाद सॉल्यूशंस के संस्थापक निदेशक डॉक्टर अनन्या अवस्थी ने कहा है कि ये कानून महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। उनसे खास बातचीत की है हमारी सहयोगी आंचल गुलाटी गुम्मर ने। आइए आपको दिखाते हैं। नारी शक्ति भारत की प्रगति का मूल आधार है, जो शिक्षा, उद्यमिता और नीति निर्माण में भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र को विकसित भारत 2047 की ओर ले जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण सुनिश्चित किया गया, और इसी को माध्यम बनाकर हम आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को और मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि अब महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं हैं बल्कि सारथी बन रही हैं। और इसी पर विशेष चर्चा और मंथन के लिए हमारा ये स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज और बेहद खास मेहमान हमारे साथ आज डीडी न्यूज़ पर मौजूद हैं। यंग एंड डायनामिक डॉक्टर अनन्या अवस्थी, डायरेक्टर अनुवाद सॉल्यूशंस, जो कि भारत के स्वास्थ्य और पोषण परिदृश्य को मजबूत करने में एक सेतु की तरह काम करता है। इसके साथ ही बाल विकास जो महिला मंत्रालय है उसमें पोषण कार्यक्रम में भी भागीदारी के साथ काम कर रहा है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्मर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनन्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्पेशल पॉडकास्ट। नमस्ते। पहला सवाल ये है कि जब हम नारी की शक्ति की वंदना की बात करते हैं, ये एक ऐसा नाद है जो ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार करता है। जो इस अधिनियम को लेकर हम इस चर्चा में आज बैठे हुए हैं, कितना अहम आप इसको मानती हैं राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ साथ और सोच में बदलाव के लिहाज से भी? देखिए, जब मैं यूपी में पली बढ़ी और अलग अलग शहरों में पढ़ाई करने का मौका मिला, तो तब जब इलेक्शन होते थे तो एक आम बात थी सबका बोलना कि मतलब औरतें तो जो वोट डालती हैं, जहां उनके हस्बैंड कहते हैं वहीं पर वोट डाल देती हैं। उससे आज बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम लोगों ने, अगर हम सिर्फ राजनीतिक तौर पे ही बात करें, इलेक्शंस की बात करें, तो मुझे लगता है कि आज कोई भी इलेक्शन हो, नेशनल इलेक्शन हो, स्टेट लेवल इलेक्शन हो, म्यूनसिपैलिटी का हो, women voters have emerged as a very very important and a strong block, जहाँ पर औरतों की अपनी समझ, अपनी डिसीजन मेकिंग को एक्नॉलेज किया जा रहा है। एंड आप देखिए जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं, सारे इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट हो से लेकर के हमारे जैसे लोग जो डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं, हर कोई ये समझना चाह रहा है कि भारत की जो नारी है, भारत की जो माँ है, जो भारत की बेटी है, वो अपना विकास किस तरह से चाहती है जी, और अगर विकास और डेवलपमेंट को किस तरह से देखती है। तो मुझे लगता है कि ये जो नया अधिनियम आ रहा है, ये इस बदलते इंडिया को, इस बदलते देश को भी दर्शा रहा है, जहाँ विमेन अब डिसीजन मेकर्स बन चुकी हैं। एंड वो पॉलिटिकल पार्टीज हो या सरकार हो या हमारे जैसे लोग जो पब्लिक हेल्थ में काम करते हैं, हर कोई ये समझ रहा है कि विमेन, उनकी अपनी अथॉरिटी है, अपनी डिसीजन मेकिंग है, उनकी अपनी सोच है, अपनी ज़रूरतें भी हैं और अपनी समझ है, और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेती है। महिलाओं को हमेशा से मल्टीटास्कर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स, फैसिलिटेटर के तौर पर देखा जाता है। इस चेंज को हम आने वाले सालों में और कितना पॉजिटिव होते हुए देखेंगे अलग अलग सेक्टर्स में? देखिए, इसमें सरकारी नीतियों का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि चेंज जो है
अलग अलग लेवल पर होता है। किस पॉलिसी इन्वायरमेंट में आज किस इन्वायरमेंट में हमारी भारत की जो नारियां, उनको सरकार किस तरह की स्कीम्स और किस तरह का फैसिलिटेटिव इन्वायरमेंट दे रही है, एक ये होता है। दूसरा सोशल चेंज भी होता है, कल्चरल चेंज भी होता है। तो सबसे पहले अगर मैं पिछले 10 साल, एक डेकेड ही हम लोग अगर एक ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें, तो मुझे लगता है बहुत सारी मेजर स्कीम्स रही हैं जो कि इंडिविजुअली सारी 50% विमेन मेकअप 50% ऑफ आवर कंट्री। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स रही हैं जो विमेन लाभार्थियों को, बेनिफिशरीज को डायरेक्टली पहुंची है, जिसने इनको एम्पावर किया है। क्या क्या? अगर आप जनधन योजना देखें, मोर देन 50% बैंक अकाउंट जो जनधन के खुले, वो औरतों के खुले। अपना अकाउंट होना और अपनी सेविंग्स अपने अकाउंट में रख पाना, ये एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट का इंडिकेटर है कि आपको हर बार अपने चावल के आटे में वहाँ छुपा के नहीं रखना है, अपनी तकिया के नीचे नहीं छुपाना है, या अपने बार बार हस्बैंड से नहीं रिक्वेस्ट करनी है, मांगना है। क्योंकि एक बार फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग आएगी तो आप अपनी ज़िंदगी में अलग अलग आयामों में डिसीजंस ले पाएंगे। तो जनधन योजना हुई, मुद्रा योजना में अगेन मोर देन 50% जितने माइक्रो लोन्स दिए गए विमेन बेनिफिशरीज को दिए गए। तीसरा, टेक्नोलॉजी। लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा लेवलर रहा है इन लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड बिटवीन मेन एंड विमेन। तो मोबाइल फोन, टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, कंप्यूटर, क्योंकि उसके पीछे तो ना आप मेल है ना आप फीमेल है, बिल्कुल, देन यू आर एन इंडिविजुअल। तो टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा इनेबलर रहा है, और डिजिटल इंडिया के माध्यम से फ़ोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, जहाँ औरतों को अपनी आवाज़ बुलंद करने का एक मौका मिला है। तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फैसिलिटेटर है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य और पोषण, क्योंकि पोषण के एरिया में मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे इस एरिया में काम करने का मौका मिला है। तो पोषण के हम अगर एरिया में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण अभियान चलता है, और इसके अंतर्गत आती हैं आंगनवाड़ी सेवाएं। बहुत कम लोगों को पता है कि इस देश में 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो मोर देन 8 करोड़ गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माओ और 6 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको हर दिन आंगनवाड़ी सेवाएं देती हैं। तो वो भी विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये सब बहुत सारी सेवाएं हैं जिन्होंने विमेन को इनेबल किया है, एम्पावर किया है, और उनको डिसीजन मेकर्स बनाए हैं। सिर्फ लोग कहते हैं ना कि अच्छा हाँ ये विमेन के लिए वेलफेयर स्कीम है, मुझे लगता है वेलफेयर स्कीम नहीं, अगर आपने विमेन की बेसिक नीड्स मीट कर दी, उसका अकाउंट खोल दिया, उसको टेक्नोलॉजी दे दी, उसको उसका राशन मिल गया, उसको अश्योरेंस मिल गया कि हाँ मेरा बच्चे के लिए पढ़ाई हो सकती है, अगर मैं काम पे जाऊंगी तो मुझे क्रैश मिलेगा, अगर आपने ये सारी उसकी ज़रूरतें पूरी कर दी, देन शी विल बी एम्पावर्ड टू मेक द डिसीजंस शी हैज। और फिर हम वही जो समावेशित विकास की बात करते हैं, हम उसके मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात की कि स्वस्थ नारी सशक्त नारी, और ऐसे में कहते हैं कि अगर आप एक मुस्कुराते हुए घर को देखते हैं तो आप उसमें रहने वाली महिलाओं की शक्ल सूरत देखिए, अगर वो मुस्कुरा रही हैं तो आपका घर मुस्कुराता है। ऐसे में स्वास्थ्य के लिहाज से इस एक दशक में आपने किस तरह के आमूल चूल परिवर्तन देखे, क्योंकि आप खुद इससे जुड़ी रहीं, जो ग्रास रूट लेवल पर बहुत बड़ा चेंज बनकर उभर कर सामने आए? जी देखिए, सबसे पहला बदलाव, जब मैं एक स्टूडेंट थी पब्लिक हेल्थ की, तो हम लोग को ये पढ़ाया जाता था कि बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, और जितना पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, आने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं वो सब कुछ प्राइवेटाइज कर देंगी, और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हम लोग ये पढ़ रहे थे अपने मास्टर्स में, और सबको ये चेतावनी दी जाती थी कि देखना अब तो मतलब ये पुराना कॉन्सेप्ट है और सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, और गवर्नमेंट्स नहीं सपोर्ट करेंगी पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मुझे एज अ पब्लिक हेल्थ एंथुजियास्ट एंड एज एन इंडियन सिटीज़न बहुत खुशी है ये देख करके कि फ्रॉम माई स्टूडेंट लाइफ टू इन दिस पब्लिक हेल्थ स्पेस इन द लास्ट 10-15 ईयर्स, जितने हमारे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, PHCs हैं, CHCs हैं,
वो अपग्रेड हुए, वो स्ट्रेंथन हुए। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने उनको आयुष्मान सेंटर्स की तरह पूरा अपग्रेड किया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए जो मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं जो मिल रही थी, पहले भी मिल रही थी, लेकिन उनको और स्ट्रेंथन किया, उनको और यूनिवर्सलाइज किया। आशास की ट्रेनिंग, आशा इतना बड़ा कार्डर है, कोविड-19 में हमने देखा कि दे आर रियली आर हीरोज, दे आर ऑन द फ्रंट लाइन्स। तो उन्होंने कैसे फ्रंट लाइन्स में जा करके, इनफैक्ट कोविड-19 में तो इंडिया ने एक मॉडल रखा कि कैसे हम लोग पब्लिक हेल्थ वैक्सीन्स हम लोग ने अफ्रीकन नेशंस को भी दिए। इसके साथ साथ हम पोषण में देखें तो स्कीम तो सन 75 से चल रही है ICDS की, लेकिन सन 2022 में पोषण अभियान बना पोषण 2.0 एंड सक्षम आंगनवाड़ी, जहां ये सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स जो थोड़े डायलैपिडेटेड हालत में थे, कहीं कुछ स्टॉक नहीं है, कहीं पीने का पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं, उन सबको सक्षम बनाया। और सक्षम बनाने के साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी स्ट्रेंथन किया। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी वाइज भी मॉनिटरिंग, क्योंकि लोग सोचते हैं भाई डेटा कलेक्ट करके क्या फ़ायदा, लेकिन ये नहीं समझते कि जब तक डेटा के थ्रू मॉनिटरिंग नहीं आएगी तब तक सेवाओं में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, पारदर्शिता नहीं होगी। तो मैं जिस मिनिस्ट्री के साथ हम काम करते हैं वहाँ का तो मैं आपको बता सकती हूँ कि पोषण ट्रैकर करीबन 8 करोड़ महिलाओं को, माताओं को, गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को ट्रैक करता है हर महीने और बताता है इन रियल टाइम कि आज वो आंगनवाड़ी सेंटर खुला कि नहीं खुला, हाँ, टेक होम राशन मिला कि नहीं मिला। और अब तो फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से भी क्रॉस चेक हो रहा है कि गलत आपका नाम लेकर के आपके बगल वाली चाची ने तो आपका टेक होम राशन नहीं उठा लिया। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ये पारदर्शिता आई है और मुझे लगता है बहुत बड़ा बदलाव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड हुआ है, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेडेशन है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, और इसमें मैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात करना चाहूँगी। ऐसे दूर से देखें तो आप सोचेंगे अच्छा स्वास्थ्य से रिलेटेड है क्या, लेकिन कहीं ना कहीं जब मोदी जी ने उस समय झाड़ू उठा ली, हम लोग उस समय एक फ्रेमवर्क पढ़ते थे, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, मेरे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पूरा चेंज पैराडाइम शिफ्ट एकदम। तो मेरे प्रोफेसर थे तो मैंने पूछती थी कि ये बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन क्या होता है ना, हम लोग बड़े टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं, SBCC। तो उन्होंने कहा था कि देखो ये जो आपके प्राइम मिनिस्टर झाड़ू उठा करके साफ सफाई का व्यवहारिक बदलाव एकदम कि इट इज द नॉर्म, इट इज कूल टू बी क्लीन एंड इट इज कूल टू बी हेल्दी, और उसका नाम दिया जन आंदोलन। तो वो जन आंदोलन आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में एकदम ग्रास रूट लेवल चेंज कर रहा है। बहुत संक्षिप्त में आखिर में ये जानना चाहूँगी आपसे कि जिस इकोसिस्टम को बदलने की हम बात कर रहे हैं इस अधिनियम के ज़रिए, ये पॉलिटिकल इकोसिस्टम किस तरह से आप इसका बदलता हुआ स्वरूप देखेंगे इस अधिनियम की वजह से, जहाँ पर महिलाओं की जो हम कह सकते हैं पूरी राजनीतिक संरचना में उनका योगदान जो है अब वो एक्नॉलेज किया जाएगा? मैं तो कहूँगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एज अ वुमन टू सी दिस कम थ्रू, कि अगर महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा इन इलेक्टेड सीट्स, और वो भी रोटेशन बेसिस पे, ये नहीं कि आपने एक प्रदेश में कोई इन डिस्ट्रिक्ट्स को डिलिमिट कर दिया तो फिर दूसरे रीजन की महिलाएं पीछे रह जाएंगी। हर क्षेत्र को इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ की महिलाओं को आगे आने में और इलेक्ट होने में। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा बदलाव जो कि, और इंडिया मुझे लगता है पहला ही कंट्री होगा जो ये इतने इस स्तर पे, स्केल पे ये मॉडल आगे पुट अप करेगा। मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है कि जब महिलाएं डिसीजन मेकिंग सीट पे आएंगी, जब ड्राइवर सीट पे आएंगी, तो वो ज़रूर अपने वेलफेयर की बात करेंगी। और महिलाओं का वेलफेयर मतलब क्या? सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, न्यूट्रिशन, टेक्नोलॉजी, क्रैशेस, विमेन वेलफेयर। तो मुझे लगता है कि, और मेरी सच में आकांक्षा है कि जब ये अधिनियम लागू हो इस देश में और होनहार, डायनेमिक, इंडिपेंडेंट
लेडीज़ आगे आए, इलेक्ट हों और डिसीजन मेकिंग सीट पे जाएं, तो वो ज़रूर जो जेंडर पर्सपेक्टिव है, जो विमेन का पर्सपेक्टिव है, विमेन लेड डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव है, आज आप देख ही रहे हैं जियो पॉलिटिक्स कहाँ चल रही है। तो मुझे लगता है जब विमेन आगे आएंगी तो वो ज़रूर अपनी जादू की छड़ी हिलाएंगी, क्योंकि लड़कियों का अलग तरीका होता है। कहते हैं ना, देवी के 10 हाथ होते हैं, वी आर मल्टीटास्कर्स। व्हेन वी विल मेक डिसीजंस, तो हम वैसा डिसीजन लेंगे जो एक घर के लिए सही हो, एक महिला के लिए सही हो, जो उसके बच्चे के लिए भी सही हो, जो एनवायरनमेंट के लिए भी सही हो, पूरे समाज के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनन्या, आप आई हैं इस पॉडकास्ट पर, इतनी ऊर्जावान विचार आपने साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो जब हम फैसला लेने की क्षमता की बात करते हैं, वो फैसला कौन ले रही है? ले रही है महिला। तो सीधी सी बात है कि सार्थक विकास के पथ पर देश अग्रसर हो रहा है। आज के इस खास पॉडकास्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो इस समय की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं के नाम खुला पत्र आया है। पीएम का महिलाओं के नाम ये खुला पत्र है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ये प्रतिबद्धता दोहराई है और कहा है कि देश भर की महिलाएं विधायिकाओं में आरक्षण सुनिश्चित करने की इस पहल की सराहना कर रही हैं। और यह मेरा भारत की नारी शक्ति के नाम पत्र है, जिसमें हम दशकों से लंबित इस संकल्प को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। तो महिला आरक्षण दशकों से लंबित था, लेकिन ये दृढ़ प्रतिबद्धता का ही नतीजा है कि ये महिला आरक्षण बिल पर इस तरह से कार्य हो सका। महिला आरक्षण लागू करने की ये जो प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के नाम ये खुला पत्र लिखा है। महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री ने अपने विचार रखे हैं। महिलाएं नेतृत्व करने की भूमिका में हैं और महिला आरक्षण बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन दशकों से लंबित था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। तो संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण पर चर्चा होगी और नारी शक्ति का जो महत्वपूर्ण योगदान है उसको सराहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और किस तरह से नारी शक्ति को आगे लाया जाए और किस प्रकार नारी को उसका अधिकार दिया जाए, इस पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से कार्य करते रहे हैं वो हमने लगातार देखा है। और प्रधानमंत्री ने महिलाओं के नाम ये खुला पत्र लिखा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पत्र लिखा है उसमें लिखा है कि आने वाले 2 दिनों में 16 तारीख को संसद पुनः बैठक करेगी, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन पर चर्चा और उसे पारित करने की उम्मीद है। तो इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और नारी शक्ति के लिए पत्र लिखा है। क्या मुख्य बिंदु हैं इस पत्र में? देखिए, हम जानते हैं कि संसद का विशेष सत्र 16 तारीख से शुरू हो रहा है और महिला आरक्षण को लेकर देश की लोकसभा और विधानसभाओं में महिला आरक्षण जल्द से जल्द लागू हो, उसको लेकर संशोधन विधेयक सरकार लेकर आने वाली है। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की नारी शक्ति को यह पत्र लिखकर कहा है कि जब 21वीं सदी में हम देख रहे हैं कि साइंस हो, खेल हो, तमाम क्षेत्र हो, उसमें महिलाएं लीडरशिप रोल में आ रही है, महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तो उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये जो 16 तारीख से विशेष सत्र शुरू हो रहा है, इसमें ये महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद से पारित होगा। और जो एक दशकों की प्रतीक्षा थी महिलाओं को कि उनको आरक्षण मिले संसद में, लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में, जो 33% आरक्षण की बात हो रही है, वो एक सपना जल्द से जल्द साकार हो, उस दिशा में ये विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके पारित होने की उम्मीद इसी सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई है। और साथ ही साथ जो महिलाएं योगदान कर रही हैं अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो खेल हो, साइंस हो या फिर तकनीक का क्षेत्र हो, उसमें जो महिलाएं लीडरशिप रोल में आ रही हैं, उस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया इस पत्र के जरिए। और महिलाओं, नारी शक्ति का आह्वान करते हुए
उनके आगे बढ़ने की कामना की है, जिस तरह से वो लीडरशिप रोल में अलग अलग सेक्टर्स में आ रहे हैं। शैलेंद्र, हमने देखा है दशकों से इसके लिए आंदोलन हो रहे थे कि 33% जो है आरक्षण महिलाओं के लिए लागू किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी रही कि इस पर ज्यादा काम नहीं हो सका और ये लागू नहीं हो सका। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ प्रतिबद्धता का ही नतीजा है कि इस पर इस तरह से काम हो रहा है कि अब एक बदलाव की जो है उम्मीद वो जगी है। और इसकी बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्र में भी कही है कि दशकों से इसके लिए आवाज उठ रही थी, लेकिन अब ये पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि जब नया संसद भवन बना था और सबसे पहला जो महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुआ था, नारी शक्ति वंदन विधेयक, उसमें हमने देखा था कि उस विधेयक में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। लेकिन उसमें परसीमन के बाद और जनगणना के बाद दरअसल वो 2029 के बाद लागू होता। अब सरकार ये जो संशोधन लेकर आ रहे हैं, इससे ये सुनिश्चित होगा कि 2029 से ही हम देखेंगे कि लोकसभा में महिला आरक्षण लागू हो जाएगा। और इसके लिए जो संख्या बढ़ानी है उस पर भी इस संशोधन विधेयक में प्रावधान होंगे। जब ये विधेयक सदन के पटल पर आएगा तब विस्तार से इसके प्रावधान सामने आएंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, चलिए तमाम जानकारियों के साथ फिलहाल शैलेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त यहाँ कम है, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र है वो जरूर पढ़ने वाला है और उससे कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।